हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग ये चैप्टर है, उसमें टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये। तो आप इसे स्किप मत करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिए, सारा कंसेप्ट समझिए। और इसके पहले वाले सारे लेक्चर को आप लोग देख लीजिए, ठीक है, पहले से ही, तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है फिर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बिना देर किए। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है? ठीक है, किसी भी एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता कैसे है? ठीक है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट, इसके पहले वाले लेक्चर में ये सब हम बता चुके हैं आपको कि कोई भी अनस्टेबल एलिमेंट जो होता है वो कैसे स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं। डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कोई भी अनस्टेबल एलिमेंट जो होता है वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है। ठीक है, अचीव करता भी है। और ये काम कैसे कर सकता है? इसके लिए तीन रास्ते होते हैं अनस्टेबल एलिमेंट के पास। या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे जो मेटल करता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और एनायन फॉर्म करे जो कि नॉन मेटल करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। और इलेक्ट्रॉन शेयर भी कौन करता है? नॉन मेटल ही करता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं स्टूडेंट केमिकल बॉन्डिंग क्या है। द फोर्स विच act between two or more atoms to hold them together as a stable molecules is called chemical bonding। एक एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, एटम एटम के बीच में, ठीक है, जिनके द्वारा वो गैदर्ड रहते हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता कैसे है, इसे हमको समझना है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग का मेन क्या पर्पस रहता है? ठीक है, इसे समझना है हमें। केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, बॉन्ड क्यों बनता है, उसका मेन रीजन क्या है? देखो, टू अटेन स्टेबिलिटी एंड मिनिमाइज एनर्जी। स्टेबिलिटी को अचीव करना होता है। ठीक है, कोई भी आइटम स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, जितने भी यूनिवर्स में जो भी सिस्टम है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। स्टेबलाइज कब होता है कोई भी सिस्टम या कोई भी बॉडी या कोई सब्सटेंस? जब उसकी एनर्जी मिनिमाइज होती है। ठीक है, यानी कि केमिकल बॉन्ड का बनना, नया बॉन्ड बनना, केमिकल बॉन्डिंग में जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब सिस्टम जो मतलब मॉलिक्यूल जो बन रहा है ना, एटम एटम के बीच में जो नया बॉन्ड बन रहा है उसके चलते एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि एनर्जी मिनिमाइज हो रही है। रिलीज होना मतलब एनर्जी डिक्रीज होना, जिसके चलते स्टेबिलिटी क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी और एनर्जी में इन्वर्सली का रिलेशन है। स्टेबिलिटी बढ़ रहा है यानी कि एनर्जी उसकी मिनिमाइज हो रही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं पहले के लेक्चर में, इसे आप जरूर देखिए स्टूडेंट। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर को। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है अनस्टेबल एलिमेंट, ठीक है, नोबल गैस को यानी छोड़ करके, ये सारे क्या करते हैं? अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अचीव करते हैं ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ये आता है यहाँ पर। फिर बॉन्ड देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एटम एटम के बीच में डायरेक्टली बॉन्डिंग, और एक होता है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग। ठीक है, आप लोग जानते हो स्टूडेंट मॉलिक्यूल होता है क्या है? मॉलिक्यूल व्हेन टू और मोर देन टू एटम कंबाइन ऑफ सेम एलिमेंट और मे बी डिफरेंट एलिमेंट। जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन रहते हैं, ठीक है, एक सिंपल रेशियो में, एटम्स के सिंपल रेशियो में, चाहे वो सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन हो या डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन हो, ठीक है, दो मिनिमम अगर होंगे तो उसे मॉलिक्यूल कह देंगे। ठीक है, और वो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो, पहले एटम एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होता है उसे, उसका एक कैटेगरी हम यहाँ पर बनाए, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में भी बॉन्डिंग होता है, उसका भी एक अलग कैटेगरी है। सब इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ये पढ़ना है हमें। ठीक है स्टूडेंट, और क्या पढ़ना है? कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों बॉन्डिंग को पढ़ना है। बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बचा हुआ है ये आपको 10 क्लास से पढ़ना है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लगभग 10 क्लास में पढ़ना है, और बाकी वंडरवाल बॉन्ड और मेटलिक बॉन्ड ये सब जो है आपको 11-12 में पढ़ना है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर दो बॉन्ड को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। याद रखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड जो होता है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, याद रखो। ठीक है, और मेटल नॉन मेटल कम से कम आपको 1 से लेकर के 20 तक, जो हम इसके पिछले क्लास में लिखवा चुके हैं, एक लिस्ट बनवा चुके हैं। ठीक है, तो लिस्ट में हम मेटल और नॉन मेटल कौन कौन होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। ठीक है, 1 यानी कि हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक। ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट?
तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होता है, ठीक है, बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, क्लियर। इसके बाद फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में यानी कि आयनिक बॉन्ड में। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है यानी कि मेटल कैटायन फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म कर रहा है कैटायन, क्योंकि अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को उसे अचीव करना है, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है वो। और उसी इलेक्ट्रॉन को जो मेटल लॉस करता है, उसी इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करता है, फिर नॉन मेटल गेन करता है। और नॉन मेटल गेन करने के बाद वो भी एक स्टेबल अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करता है नोबल गैस के, ठीक है, समझना है हमको धीरे धीरे इसके बाद। और याद रखो स्टूडेंट, ये पॉइंट हम बाद में लिखे यहाँ पर। फिर मेटल फॉर्म कैटायन पॉजिटिव, कैटायन यानी कि पॉजिटिव बाय लॉस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल फॉर्म एनायन नेगेटिव होता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कैटायन और एनायन, कैटायन का चार्ज होता है पॉजिटिव, एनायन का चार्ज होता है नेगेटिव। तो दो अपोजिट चार्ज के बीच में हम लोग जानते हैं स्टूडेंट एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगता है इन कैटायन एनायन के बीच में, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, जिस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर लिखे स्टूडेंट, जैसे सोडियम क्लोराइड, कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर लिखे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स लिखे हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड यानी कि उनके बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, जैसे सोडियम और क्लोरीन। सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या नॉन मेटल है। मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन क्या नॉन मेटल है। लिथियम मेटल है, ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल है। मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281, यानी कि सोडियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, और सोडियम मेटल है इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक लॉस करेगा क्योंकि उसके पीछे क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो 1 लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 2,8। देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ठीक है। और 2,8 किसका कन्फिग्रेशन होता है, नियॉन का होता है, ठीक है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। क्लोरीन, अब जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया सोडियम, ये क्लोरीन क्या करेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि क्लोरीन की रिक्वायरमेंट भी कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद 288 फॉर्म करेगा, यानी कि ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ये अचीव कर लिया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब इसके बाद ये कैटायन और एनायन, इनके बीच में क्या बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है इनके बीच में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। इसीलिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। हाई डेंसिटी होती है इनकी, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं नेचर में, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है, इनको हमको देखना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मेनली हम ये पढ़ेंगे स्टूडेंट, लुईस साइंटिस्ट हैं, तो इसमें ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड को या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हमें यहाँ सीखना है। अब यहाँ पर ये करना रहता है हमें, यहाँ पर किसी भी एटम में जो भी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मतलब इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को सिर्फ, ठीक है। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें, इट, देखो यहाँ पर पहले इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। इट रिप्रेजेंट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, ये क्या करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे सोडियम, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281, यानी कि सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए 1 डॉट यहाँ पर इसके बनाया गया, ठीक है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 282, तो मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में 2 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर 2 डॉट बनाए गए हैं। एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं 283, इसलिए एल्यूमिनियम के ऊपर 3 डॉट बनाए गए हैं। कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2,4। ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले के लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, याद रखिए, ठीक है। यहाँ देखिए, इसके बाद फिर अब यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है, फॉर्म किया जा रहा है, कैसे NaCl फॉर्म होता है ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281, यानी कि सोडियम के ऊपर 1 डॉट यहाँ पर रखा गया, ठीक है। प्लस क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना रहा है ना ये, तो क्लोरीन को यहाँ पर लिखा जाएगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 287, यानी कि क्लोरीन के वैलेंस सेल यानी कि थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। सोडियम वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और क्लोरीन की रिक्वायरमेंट भी 1 इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 ये गेन करेगा और इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 280, यानी कि सोडियम के वैलेंस सेल यानी कि थर्ड सेल में पहले 1 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में, अब कितने हो गए, 0 हो गए, ठीक है।
और इसका चार्ज क्या हो जाएगा लॉस करने के बाद, +1। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है ना सोडियम, इसीलिए चार्ज का क्या हो गया, +1। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसीलिए चार्ज क्या होगा इसका, -1। अब क्लोरीन के पास में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस सेल में, पहले था 287, अब हो गया 288, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना जो सोडियम लॉस किया था, ठीक है। तो अब वैलेंस सेल में सोडियम के कितने इलेक्ट्रॉन है, 0, और क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने हो गए, 8 हो गए। इसीलिए सोडियम के आसपास कोई भी डॉट रिप्रेजेंट नहीं किया गया, ठीक है, सोडियम के ऊपर। लेकिन क्लोरीन के वैलेंस सेल में 8 हो चुके हैं अब, तो इसीलिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद अगर हम बात कर लें एटॉमिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एटॉमिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। पहले क्या करना है आपको, पहले सोडियम बना लेना है, सोडियम का शेल बना लेना है, बहुत इजी है, पहले हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 281, यानी कि सोडियम के पास में 3 सेल हैं। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को रखना है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना है, और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन को रखना है, ठीक है, ये करना है आपको। इसके बाद क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 287, ठीक है। तो क्लोरीन के पास अभी 3 सेल हैं, पहले सेल में बना लेना है आपको, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को रखना है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को रखना है, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसीलिए लॉस करके हम यहाँ पर दिखाएं। इसके बाद फिर क्या होता है, सोडियम का कन्फिगरेशन हो जाता है 280, यानी कि सोडियम के थर्ड सेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और सोडियम का चार्ज क्या हो गया स्टूडेंट, +1। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है, तो इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन से कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि 288 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 हमने बनाए, और थर्ड सेल में फिर से 8 हमने बना दिया, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया था एटॉमिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर को, ठीक है। और चार्ज -1, इसका चार्ज +1, जैसे इसमें दिखाया गया, ठीक है। जस्ट इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, शेल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, सेल में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन जो वो दिखाना पड़ेगा आपको, और इलेक्ट्रॉन मेटल लॉस किया, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया, उसको दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पर हम एग्जांपल दिखाएं। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि कैल्शियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। कैल्शियम के वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि 2882 कन्फिगरेशन होता है इसका, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा भी है। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ऑक्सीजन का कन्फिगरेशन होता है 2,6, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है इसका 8, तो ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2, तो इसीलिए। और कैल्शियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और ये भी कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। किसको लॉस करेगा, ऑक्सीजन को, क्योंकि इसके पीछे क्या 8 है। तो समझ में आ रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैल्शियम स्टेबल नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करेगा। किसका, आर्गन का, 288। तो कैल्शियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, कैल्शियम Ca2+ बन जाता है, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, इसीलिए चार्ज क्या आएगा उसके ऊपर, 2+। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसीलिए चार्ज क्या है उसके ऊपर, 2-। अब कैल्शियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बोलो, 288, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के पास में, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2,8, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, एटॉमिक, इसके बाद है एटॉमिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर। एटॉमिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर को इसको दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। तो कैल्शियम को यहाँ बना लेना है, जैसे इसका बनाए थे। कैल्शियम के पास में कितने सेल है स्टार्टिंग में, 4 सेल हैं, तो 4 सेल यहाँ पर भी हैं, 4 सेल, 4 सेल को तुमको रिपेंड करना पड़ेगा। 4 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को हमने बनाया, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को बनाया, थर्ड सेल में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन को बनाया, और फोर्थ सेल में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन को बनाया। जैसे जिस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको हमको बना लेना है। ऑक्सीजन का कन्फिगरेशन है 2,6, यानी कि ऑक्सीजन के पास 2 सेल हैं, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पर देखो रिपेंड किया, पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कैल्शियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो इस तरह से देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम ट्रांसफर कर रहा है ऑक्सीजन को, और कैल्शियम क्या बन गया 2+, ऑक्सीजन क्या बन जाएगा 2-। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अब हो जाएगा 2880, ठीक है। और 0 लिखते नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए लिखे हैं, ठीक है, समझने के लिए हम ये लिखे हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8, यानी कि पहले सेल में 2 और सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। आ रहा है समझ में स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है। इसीलिए देखो फोर्थ सेल में कैल्शियम में हमने एक भी इलेक्ट्रॉन को नहीं बनाया, क्योंकि 0 है ना लास्ट में, 2880। समझ में आ रहा है। इसके बाद MgCl2 को डिस्कस किया हमने।
MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 282, यानी कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसीलिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 282, यानी कि वैलेंस शेल में मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 2 एटम है, MgCl2 2 क्लोरीन के एटम है। अगर जब भी जो एटम कम होगा ना, जैसे मैग्नीशियम 1 एटम है, क्लोरीन का 2 एटम है, तो जो एटम कम रहेगा उसको आपको सेंटर में रखना पड़ेगा, सेंटर में, समझ में आ रहा है। और जो एटम ज़्यादा रहेगा उसको लेफ्ट राइट में रखना है। अगर और भी एटम होते तो उसको ऊपर रखना पड़ता है, अगर और भी एटम होते तो एक को नीचे रखना पड़ता है, साइड में मतलब रखना पड़ता है, ठीक है। और जो एटम कम होते हैं उसको सेंट्रल एटम बनाया जाता है, मतलब बीच में रखा जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन, दोनों क्लोरीन को हमने यहाँ पर इस तरह से रख दिया, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 17, यानी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 287। तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन को देखो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हैं ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये भी क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को एक इस साइड रखा है, एक दूसरे साइड रखा है, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन की रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन की है, तो मैग्नीशियम इसे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, और मैग्नीशियम जो है इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, समझ में आ रहा है। ऐसे यहाँ पर होता है ट्रांसफरिंग, और मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि इसके पीछे 8 है यहाँ पर, ठीक है। स्टेबल कन्फिगरेशन बन जाएगा ये फिर मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2,8,0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, एक क्लोरीन को ट्रांसफ़र किया लेफ्ट वाले, और एक राइट वाले को ट्रांसफ़र किया, इसीलिए मैग्नीशियम का चार्ज क्या हो गया 2+। और क्लोरीन जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा -1, और क्लोरीन का अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 288, यानी कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया है। अच्छा, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले 2 थे अब 0 हो गए, इसीलिए मैग्नीशियम में डॉट यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए हम 0 लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर बुक में देखो 0 नहीं लिखा रहता है, ठीक है, तो 0 नहीं लिखे होने से क्या होता है, माइंड में आता है स्टूडेंट के कि 2,8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहिए था मैग्नीशियम में, समझ में आ रहा है। माइंड में ये आता है स्टूडेंट लोगों का, आप लोगों के माइंड में ये आता है कि जैसे 2,8 जैसे बुक में नहीं लिखा रहता है, बुक में नहीं लिखा रहता है 0, है ना। तो 2,8 का मतलब ये होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, तो 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर तो रिप्रेजेंट करना चाहिए था ना मैग्नीशियम में, लेकिन ऐसा नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको थर्ड सेल देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको कौन सा सेल देखना पड़ेगा? आपको थर्ड सेल देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में? थर्ड सेल में इसके पास में 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। अब क्लोरीन यहाँ पर फिर से 2,88, ये भी क्लोरीन 288, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है। अब इसके बाद में इसका एटॉमिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, बहुत सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैग्नीशियम का के पास में कितने सेल हैं? 3 सेल हैं, 282। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को रखा, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखा, और थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिर से रखा। क्लोरीन का कन्फिगरेशन क्या होगा स्टूडेंट? 287, यानी क्लोरीन पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को रखा, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखा, और तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन को रखा। ये भी क्लोरीन सेम। अब ये मैग्नीशियम यहाँ पर ट्रांसफरिंग ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा एरो रॉन्ग बन गया। यहाँ पर ट्रांसफ़र कौन कर रहा है? मैग्नीशियम ट्रांसफ़र कर रहा है ना ये, तो मैग्नीशियम जो है क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर रहा है ऐसे, ठीक है। आ रहा है समझ में? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है मैग्नीशियम, और ट्रांसफ़र करने के बाद में मैग्नीशियम का कन्फिगरेशन हो गया 280, समझ में आ रहा है, और 2+ चार्ज हो जाएगा। और पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे सेल में 0 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। और क्लोरीन का कन्फिगरेशन हो जाएगा 288, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक गेन किया था ना, ये भी एक गेन किया, इसका भी कन्फिगरेशन 288 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिथियम ऑक्साइड को हमने दिखाया, लिथियम यानी कि मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, Li2O, ठीक है स्टूडेंट। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2,1। तो 2 लिथियम है, दोनों को आपको लेफ्ट और एक राइट में रखना पड़ेगा, बीच में ऑक्सीजन को रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटम कम है। तो ऑक्सीजन का कन्फिगरेशन होगा 2,6, लिथियम का होगा 2,1, ये भी 2,1, यानी कि लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 डॉट यहाँ पर बनाया गया। ये भी लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 डॉट को यहाँ पर बनाया गया। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। अब लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, क्योंकि लिथियम मेटल है, और लिथियम को बनना है क्या है? अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करना है। ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करता है, डुप्लेट रूल फॉलो करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लॉस करने के बाद इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2,0, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिथियम दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लिथियम ये दे रहा है, ठीक है।
इसीलिए लिथियम का चार्ज क्या होगा, Li+1, इसका भी चार्ज होगा Li+1। वैसे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की थी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ये, एक इस लिथियम से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये एक इस लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और लिथियम का कन्फिगरेशन हो जाता है 2,0 जो कि हीलियम का होता है, ऑक्सीजन का कन्फिगरेशन हो जाता है 2,8 जो कि नियॉन का होता है, और इस लिथियम का कन्फिगरेशन हो जाता है 2,0 यानी कि हीलियम का होता है। जो एटॉमिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर, एटॉमिक ऑर्बिट स्ट्रक्चर में भी इसको रिप्रेजेंट किया गया स्टूडेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान है रिप्रेजेंट करना, ठीक है, आप लोग सीख ही चुके होंगे अब तक। लिथियम का कन्फिगरेशन 2,1 यानी कि पहले सेल में लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन को बनाना है, दूसरे सेल को बना लो इस तरह से, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दो। ऑक्सीजन को बना लो 2,6, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन को बना दो। इसके बाद फिर से लिथियम को बनाओ, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन को, ये भी राइट वाला लिथियम भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन क्या फिर कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8, ठीक है, कन्फिगरेशन हो जाएगा इसका 2,8, ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट। और लिथियम का कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,0, इस लिथियम का भी कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,0। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड ये था स्टूडेंट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है, बहुत सिंपल है ये, और आप प्रैक्टिस करिए अपने बुक से, ठीक है, और भी ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है, इसके लिए भी हम लेक्चर डालेंगे, लेकिन आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ों को समझिए, ठीक है, समझ में नहीं आया रिपीट करिए बार बार, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मैं कपिल कुमार, ठीक है, ये एलिमेंटल केमिस्ट्री हमारा चैनल है, ठीक है, इस नाम से चैनल है हमारा, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए आगे अपने फ्रेंड लोगों को, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू।